नमस्कार। आज का हमारा वीडियो कक्षा 8 के लिए है, जिसमें हम लोग हिंदी साहित्य का अध्ययन कर रहे हैं। आज का हमने इसके पहले वाले वीडियो में पाठ 11 आदमखोर शेर की कहानी पढ़ी है। अब हम लोग इसके आगे की कहानी देखेंगे। पिछले बार हम लोगों ने ये देखा कि दो मित्र हैं, स्वरन और उसका एक मित्र, जो एक डाक बंगले में जाते हैं। डाक बंगले में स्वरन पहले से ही जाता रहता है और वहाँ पर जो केयर टेकर है, यानी डाक बंगले का जो चौकीदार है असलम, वो उसको पहचानता है। इत्तेफाक की बात, असलम उस दिन नहीं होता है, परंतु उसकी पत्नी वहाँ पर रहती है, जो स्वरन को पहचानती है। स्वरन को पहचानने होने के कारण वह डाक बंगले के दरवाजे को खोल देती है और उसमें दोनों मित्र जाकर रहने लगते हैं। स्वरन दूसरे दिन सुबह आता है और आकर के दोनों को देखता है। पहले दुआ सलाम, हाल चाल, सब समाचार होता है, औपचारिकताएं पूरी की जाती हैं। उसके बाद असलम अपने ना होने का कारण बताता है और स्वरन को एक बात और बताता है कि एक आदमखोर शेर इस इलाके में घूम रहा है और उस आदमखोर शेर ने ही उसकी गाय को मार दिया है। अतः निवेदन करता है वो कि स्वरन से, कि वह, स्वरन सिंह पूरा नाम है उनका, करें, स्वरन से निवेदन करता है कि वह उस शेर की हत्या कर दें, यानी उस शेर का शिकार करें और शिकार करके इस इलाके को उसके भय से मुक्त कर दें। स्वरन को ऐसा महसूस होता है कि असलम कुछ बात उससे छुपा रहा है। जब जोर देता है, पूछता है, तो असलम बताता है कि दरअसल बात ये है कि मेरी गाय मर गई, शेर ने उसे मार दिया और मैं गांव के जमींदार के पास गया था, यानी सरपंच के पास गया और मैंने उनसे दूसरी गाय खरीदने के लिए पैसे मांगे। तो उन्होंने मुझसे ये शर्त रखी है कि यदि मैं उसे शेर या चीते की खाल लाकर दूंगा तो वो मुझे पैसे देंगे गाय खरीदने के। स्वरन इसीलिए चाहता है कि शेर का शिकार करने, असलम ये चाहता है कि वो स्वरन शेर का शिकार कर दे और उसकी खाल को उतार कर वो जमींदार को दे दे, सरपंच को दे दे और वहाँ से वो पैसे ले आए और पैसे से वो गाय खरीद ले। स्वरन शिकार करने के लिए तैयार हो जाता है और वो, उसका मित्र और असलम दोनों दोपहर का भोजन करने के बाद चल पड़ते हैं। दोपहर के भोजन के बाद जब वो चलते हैं तो शाम होने तक वो उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहां पर असलम की गाय मरी पड़ी होती है। दोनों वहाँ पहुंचते हैं, देखते हैं। देखने के बाद उसके बाद फिर स्वरन और उसका मित्र मचान बनाकर, यानी पेड़ पर तो छुपने का स्थान बनाकर बैठ जाते हैं कि रात में जब शेर आएगा तो हम उसका शिकार करेंगे। अब इसके आगे की कहानी में क्या होता है, चलिए हम लोग उसको देखते हैं। चलिए हम लोग आगे की कहानी देखते हैं। लेखक कह रहे हैं कि मैं और मेरा मित्र, साथ में स्वरन, असलम जो चौकीदार था, हम तीनों वहाँ से चलते हैं। अब लेखक ये बताना चाहते हैं कि हम लोग किस अवस्था में चलते हैं। लेखक कह रहे हैं दोपहर का भोजन करने के बाद, यानी लंच करने के बाद, दोपहर का भोजन करने के बाद हमने थर्मस में काफ़ी भरी, कुछ सामग्री खाने पीने के लिए बांधी और असलम के साथ उस ओर चल पड़े। लेखक कह रहे कि उस ओर चल पड़े जहाँ शेर ने गाय को मारा था। लेखक बता रहे हैं कि हम लोगों ने दोपहर का भोजन किया, कॉफ़ी ली, थर्मस में कॉफ़ी भरी, कुछ खाने की सामग्रियाँ लिया, उनको लेकर के हम लोग उस ओर चल पड़े जहाँ पर असलम की गाय को शेर ने मारा था। पैरों के नीचे आए हुए सूखे पत्तों की चुर्र-मुर्र और किसी पक्षी की आवाज़ वातावरण की निस्तब्धता को कभी कभी भंग कर जाती थी। निस्तब्धता मतलब होता शांति, एकदम पूरी तरह से फैली हुई शांति। कह रहे हम लोग पैदल चल रहे थे। पैदल चलने में ज़मीन पर गिरी हुई पत्तों से हमारे
जो पत्ते थे वो हमारे पैरों के नीचे आते थे, आकर के वो टूटते थे। उनके टूटने की आवाज़ पूरे वातावरण में फैल जाती थी, जो उस जंगल में फैली हुई शांति को भंग करती थी। भंग करना यानी तोड़ देती थी। किसी समय किसी टहनी से कोई सूखा पत्ता टूटता और कुछ क्षण हवा में कांपता हुआ धरती पर आ गिरता। लेखक कह रहे हैं कि हम लोग चलते रहे और ये देखते रहे कि अचानक कहीं से किसी पेड़ से कोई पत्ता टूटकर थोड़ी देर हवा में हिलता डुलता और ज़मीन पर आकर गिर जाता। एक सूखा नाला पार करने के बाद अचानक हमारे कानों में जंगली कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आई। लेखक कह रहे हैं कि हम लोगों ने एक सूखा नाला जो रास्ते में पड़ता था उसको पार किया। जब हमने उसको पार कर लिया तो थोड़ी ही दूर निकले थे कि हमारे कानों में जंगली कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आई। मैंने देखा कि 7-8 जंगली कुत्ते एक खूबसूरत बारहसिंघा का पीछा करते आ रहे हैं। जंगली कुत्ते समूह यानी ग्रुप में रहकर ही शिकार करते हैं। कहने 7-8 जंगली कुत्ते थे, एक सुंदर सा बारहसिंघा था और वो सभी उसके पीछे पड़े हुए थे और उसको दौड़ा रहे थे। जंगली जानवरों में यह कुत्ता सबसे घटिया और सत्यानाशी जानवर माना जाता है। लेखक बता रहे हैं कि जंगली जानवरों में जो कुत्ता होता है जो शिकार कर रहा था वो सबसे घटिया यानी सबसे बेकार और सत्यानाशी यानी सबका नुकसान करने वाला माना जाता है। कह रहे एक कुतिया 5-5, 6-6 पिल्लों को जन्म देती है और जिस जंगल में यह रहने लगते हैं वह कुछ ही महीनों में कुत्ते से भर जाती है। कह रहे कि इनकी जो कुत्ते हैं उनकी जो फीमेल हैं उन फीमेल को एक बार में एक साथ 5 या 6 बच्चे होते हैं और जिस जगह पर ये लोग रहते हैं उस जगह में थोड़े ही दिनों में ये कुत्तों से भर जाता है। यानी अगर लेखक का कहना है कि सभी फीमेल कुत्ते हमें 5-5, 6-6 देते हैं, तो अगर एक साथ 10 ने भी दिया तो 50-60 बच्चे एक साथ निकल आते हैं। कहने से पूरा जंगल इन कुत्तों से भर जाता है। हम देखते ही देखते कुत्तों ने बारहसिंघा के चारों ओर से ऐसे घेर लिया जैसे किसी शहर में फसादी किसी अकेले दुकेले विरोधी को घेर लेते हैं। लेखक करें कि हमारे देखते ही देखते उन कुत्तों ने बारहसिंघों को इस प्रकार से चारों तरफ से घेर लिया जैसे कोई फसादी मतलब आंदोलन करने वाला, झगड़ा करने वाला किसी सत्याग्रही को यानी किसी भी ऐसे व्यक्ति को घेर लेता है जिसके खिलाफ वो फसाद यानी झगड़ा उत्पन्न हुआ है। करें बारहसिंघा बेचारा विवश महसूस कर रहा था। लेखक कहना चाहते हैं कि बारहसिंघा पूरी तरह से घिर चुका था और अपने आप को बहुत विवश महसूस कर रहा था। करें और कुत्ते अपने तेज और खूनी दांतें दिखाते हुए बारहसिंघे का मांस नोचने लगे। अब कुत्तों ने बारहसिंघा को अकेला देखकर उस पर हमला बोल दिया और अपने तेज दांतों से उस मांस को नोचने लगे यानी बारहसिंघे को घायल करने लगे। उनकी ओर देखते हुए स्वर्ण की आंखों में क्रोध झलकने लगा। जब कुत्तों की इन हरकतों को उस स्वर्ण ने देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने देखा एक बेचारा बारहसिंघा और इतने सारे कुत्ते, उसको बहुत गुस्सा आई और उसकी आंखों से क्रोध टपकने लगा। उसने बंदूक उठाई और 3-4 फायर कर दिए। उसने अपनी बंदूक हाथ में ली हुई थी, उन्हीं कुत्तों की तरफ उसने 3-4 फायर झोंक दिए। यानी एक साथ 3-4 फायर होने से कुत्ते बौखला गए, कर दिए। 2 कुत्ते वहीं ढेर हो गए और शेष भाग गए। उन कुत्तों पर हमला करने से जिन कुत्तों को गोलियां लगी वो वहीं के वहीं मर गए और बाकी कुत्ते वहाँ से भाग गए। एक और नाला पार करने के बाद असलम ने हमारा ध्यान शेर के पंजों के निशानों की ओर दिलाया। असलम ने हमें एक रास्ते में एक और नाला पड़ता था, हमने उसे पार किया। उसे पार करने के बाद असलम ने हमें शेर के पंजे के निशान दिखाए। यानी ज़मीन पर जब शेर चला तो उसके जो पैरों के निशान थे वो साफ दिखाई दे रहे थे।
स्वरन को यह समझते देर न लगी कि यह किसी लंगड़े शेर के पैर के निशान हैं। स्वरन एक शिकारी था, यानी वो उसको शिकार करना अच्छा लगता था, तो वो इस बात को जानता था कि किसी जानवर के पैरों को देख करके वो अच्छी प्रकार समझ जाता था कि यहाँ पर क्या है। स्वरन ने उसे देखा और देखकर समझ गया कि ये शेर लंगड़ा है, यानी इसके पैर में चोट लगी हुई है। उसने ऐसा उसको देखते ही समझ लिया। शेर आम लोगों के विश्वास के विपरीत एक बहुत शरीफ और यूं ही बदनाम जानवर है। लेखक कह रहे हैं कि आम व्यक्तियों का विश्वास है कि शेर एक खतरनाक जानवर है, परंतु आम लोगों की धारणा बिल्कुल गलत है, यानी कि बिल्कुल विपरीत है। लेखक का कहना है कि शेर एक सभ्य और शरीफ यानी सीधा जानवर होता है, बस वो खतरनाक होने के लिए बदनाम है। लेखक कह रहे हैं यह घरेलू जानवरों या आदमियों पर तभी हमला करता है जब इसमें जंगली जानवरों के पीछे दौड़ने और शिकार करने की शक्ति नहीं रह जाती। लेखक कह रहे हैं कि शेर मनुष्यों पर और उनके जानवरों पर तभी हमला करता है जब उसके अंदर मुकाबला करने की शक्ति समाप्त हो जाती है, यानी वो बूढ़ा हो जाए या किसी वजह से और घायल हो जाए। तो वो क्या करता है कि साधारण आराम से मिल जाने वाले भोजन की ओर जाता है। आराम से मिलने वाला भोजन मनुष्य के बच्चे और उनके द्वारा पाले जाने वाले जानवर, गाय, बैल, बकरी, भैंस इत्यादि जानवर जिन्हें वो आराम से पकड़ के खा सकता है। ऐसे शेर, यानी लेखक का कहना है कि ऐसे शेर ही आदमियों और उनकी संपत्ति या उनके जानवरों की तरफ बढ़ते हैं, अन्यथा शेर मनुष्यों से और शहरों से बिल्कुल दूर रहते हैं। स्वरन ने बताया कि अवश्य ही शेर के किसी अनाड़ी शिकारी ने गोली मार दी होगी। अनाड़ी मतलब जिसको सही जानकारी ना हो। कहने के लगता है कि शेर को किसी अनाड़ी शिकारी ने, अनजान, असभ्य या अनभ्यस्त शिकारी ने गोली मारी, जिससे शेर मरा तो नहीं पर लंगड़ा अवश्य हो गया। लेखक ये कहना चाहते हैं कि स्वरन ने कहा कि लगता है किसी ऐसे व्यक्ति ने इससे गोली मारी है जो ठीक तरह से गोली नहीं चला सकता था। अगर वो चला सकता होता तो शेर वहीं ढेर हो गया होता, और निशाना चूक जाने की वजह से गोली शेर के पैरों में लग गई। शेर के पैरों में गोली लगने से शेर बेचारा लंगड़ा हो गया और वह उसे खाने पीने की दिक्कत होने लगी, और इस वजह से वो क्या करने लगा, शहर में मनुष्यों की तरफ आ गया। ये बात लेखक कह रहे हैं। उसके बाद अब इसके बाद क्या होता है, लेखक बता रहे हैं कि कुछ ही देर में सूरज डूबने से पहले हम उस स्थान पर पहुंच गए जहां असलम की गाय मरी पड़ी थी। लेखक कह रहे हैं कुछ ही देर में सूर्य डूबने वाला था, परंतु सूर्य डूबने से पहले हम लोग उस जगह पर पहुंच गए जहां पर असलम की गाय मरी पड़ी थी, यानी शेर ने उसे मारा था और वो वहीं पर पड़ी हुई थी, और जिसका कुछ हिस्सा शेर का भोजन बन चुका था, और शेर ने मारने के बाद उसका ताज़ा मांस खा लिया था और बाकी मांस वहीं पर पड़ा हुआ था। लेखक कह रहे हैं कि इसके आगे आपको बता रहे हैं, कह रहे हैं कि शेष भाग खाने रात के समय वह अवश्य आएगा, इसका स्वरन को पूरा विश्वास था। लेखक ये बताना चाहते हैं कि शेर जब एक शिकार कर लेता है तो दूसरा शिकार तब तक नहीं करता जब तक वो पहले वाले शिकार को पूरी तरह से खा न ले। यदि वो पूरी तरह से खा लेता है या वो बेकार हो जाता है तो उसे छोड़ देता है, या दूसरे जानवर उसको खा जाते हैं, तभी शेर दूसरा शिकार करता है। तो लेखक कह रहे हैं कि हमने देखा कि गाय वहाँ मरी पड़ी थी और गाय का कुछ हिस्सा शेर ने खाया था और बाकी हिस्सा खाने के लिए वो रात में अवश्य आएगा, ऐसा अनुमान लेखक ने लगाया। स्वरन यानी लेखक के मित्र ने लगाया। गाय की लोथ के आसपास 5-6 वृक्ष थे। लेखक कह रहे हैं कि जिस जगह पर शेर ने गाय को मारा था
और गाय पड़ी हुई थी। उस जगह के चारों तरफ कुछ 5-6 पेड़ थे। हम सब ने मिलकर एक वृक्ष पर मचान सी बना ली। लेखक कह रहे कि हम लोगों ने मिल करके एक पेड़ पर मचान बनाया है। मचान का मतलब होता है खेती की रखवाली या शिकार के लिए बांस आदि से बनाया गया ऊंचा स्थान। ये जो होता है पेड़ के ऊपर बनाया जाता है जिससे जंगली जानवर हमला ना कर सकें और रात और शिकारी जो होता है वो आराम से बच पाए। कह रहे हैं कि मचान बना लिया। मचान बनाकर तो स्वरन ने मुझे और असलम को वापस लौट जाने को कहा। लेखक कह रहे हैं कि जब स्वरन ने मचान बना लिया तो मुझे और असलम को कहा कि तुम लोग वापस चले जाओ, अब मैं शिकार अकेले ही कर लूँगा। तो स्वरन हाँ, पर डर के मारे ना तो मैं और ना असलम अकेले जाने को तैयार हुए। करें परंतु हमको रात में वहाँ से निकलने में डर लग रहा था जंगल से, इसलिए ना तो मैं गया और ना ही असलम गया। हम दोनों वहीं पर पड़े रहे, उसी जगह पर बने रहे। यानी कि लेखक ये कहना चाहते हैं कि हम दोनों वहाँ को उस जगह को छोड़कर नहीं जाने वाले थे और ना गए। उसके बाद लेखक बता रहे हैं कि यहाँ तक कि स्वरन उस चौकीदार असलम को अपने मचान पर बैठाने के लिए भी तैयार नहीं था। लेखक कह रहे हैं कि स्वरन असलम यानी उस चौकीदार को अपने मचान पर चढ़ाने के लिए तैयार नहीं था। क्यों नहीं तैयार था? उसने मुझे बताया कि एक बार इसी प्रकार वे दोनों मचान पर बैठकर किसी जंगली जानवर की प्रतीक्षा कर रहे थे। जब रात के समय जानवर शेर या चीता वृक्ष के नीचे बंधे बकरे को खाने आया और स्वरन ने असलम को टार्च की रोशनी दिखाने के लिए कहा तो असलम डर से कांपने लगा। लेखक कह रहा है कि स्वरन मुझे और असलम को वापस भेजना चाहता था। मैंने कारण पूछा तो उसने बताया कि पिछली बार जब मैं आया था शिकार करने तो असलम मेरे साथ था और इसी तरह का मचान बनाकर हम उसके ऊपर थे। हम यहाँ उसकी प्रतीक्षा किसी जंगली जानवर शेर की या चीते की प्रतीक्षा कर रहे थे और हमने एक बकरी नीचे बांध रखी थी कि इसको खाने जब वो शेर आएगा तो हम उसे गोली से मारेंगे। अचानक वो शेर आया और आने पर जब असलम को टार्च दिखाने के लिए कहा तो असलम डर के कांपने लगा। उसने टार्च की रोशनी जानवर पर डालने की बजाय स्वरन पर डाल दी। वो इतना घबरा गया कि टार्च की रोशनी जो जानवर पर डालनी थी उसने उसे असलम पर डालना स्वरन पर डालना शुरू कर दिया। उसने टार्च की रोशनी डाल दी। इसी अफरा तफरी में मचान जो शायद बहुत मजबूत नहीं था टूट गई और दोनों धड़ाम से जानवर के आगे गिर पड़े। लेखक कह रहा है कि इसी अफरा तफरी में घबराहट में पता नहीं कैसे शायद मचान मजबूत नहीं बना था और वो टूट गया और हम उस जंगली जानवर वो शेर या चीता जो भी था उसके सामने हम आके गिर पड़े। कह रहे गिर पड़े। उन्होंने आसमान से गिरा देखकर जानवर भी घबरा गया और जंगल में गायब हो गया। कह मेरा शिकार करने का मूड खराब हो गया। हमें आसमान से गिरा हुआ देखकर वह जानवर भी डर गया और भाग गया और उसने अपनी जान बचाई। तो आगे क्या होता है इसको हम लोग अब अगले वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो में से संबंधित कुछ प्रश्न भी मैं आपको दूंगा, उसको आप लोग देखिएगा।